हम आ गए हमारे थर्ड लेक्चर में, जहां पे हम फिर से बात करेंगे रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप की। अब प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा? तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि हाउ टू फाइंड सेक्रीफाइस रेशियो, हाउ टू फाइंड गेन रेशियो, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इन बिटवीन द पार्टनर्स। ठीक है, इतने 3 टॉपिक्स हमने देख लिए हैं और ये 3 टॉपिक एग्जाम में आएंगे और वो मस्ट है, 3 मार्क्स में आएंगे। लेकिन आज मैं जो आपको सिखाने वाला हूं उसका वेटेज 24 मार्क्स है। अब आपको लगेगा सर क्या बात कर रहे हो, फाइनल अकाउंट ही सबसे बड़ा सम आता है बोर्ड में और वो 11 मार्क्स का होता है, 24 कहां से आ गए? तो मैं जो बता रहा हूं वो एकदम सही बात है, क्योंकि आज मैं आपको सिखाने वाला हूं रीवैल्यूएशन अकाउंट। और रीवैल्यूएशन अकाउंट 24 मार्क्स में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसके आगे आने वाला चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर्स और रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर्स में जो सबसे पहले अकाउंट बनेगा वो रीवैल्यूएशन अकाउंट ही बनेगा। ठीक है, और उस टाइम पे अगर आपको ये रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं आया तो आपका पूरा एडमिशन का चैप्टर भी गया और रिटायरमेंट भी गया। तो इसलिए वैसे इस चैप्टर से पर्टिकुलर कोई रिवैल्यूएशन का सम नहीं आने वाला, लेकिन वैसे इनडायरेक्टली इसका वेटेज 24 मार्क्स है, क्योंकि नहीं आया तो आगे 24 मार्क्स के सम भी आपको नहीं आएंगे। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। पहले मैं पूरा रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको बता देता हूं, समझा देता हूं, उसके कुछ रूल्स बता देता हूं। यहां पे भी बोर्ड वाले आपके साथ वर्ड की गेम खेलेंगे। ठीक है, तो उसको हमें पहले ही क्लियर कर लेना है, फिर हम एक सम मैं करवाऊंगा और एक सम आपको करना है। इसके बाद हमारा रिकंस्ट्रक्शन खत्म हो जाएगा। इज दैट क्लियर? चलो तो लेट्स बिगन। सबसे पहले ये सब हम कर चुके हैं। रिकंस्ट्रक्शन क्या है, उसके कौन से रीजन है, पीएनएल कैसे चेंज होता है, सेक्रीफाइस, गेन रेशियो और उन सबका डेफिनेशन। चलिए आज सबसे पहले हम समझते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट एग्जैक्टली है क्या। समझिए ध्यान से, एक ही वर्ड में मैं क्लियर कर देता हूं। रिवैल्यूएशन अकाउंट ठीक है, अब इसका और एक नाम है जो आपको 1 मार्क्स दिला सकता है बोर्ड में। बार बार बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम बताओ, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो याद रखना इसका दूसरा नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या है दूसरा नाम? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बोलो या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बोलो, दोनों सेम ही बात है। इज दैट क्लियर? चलिए अब हम समझते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट एग्जैक्टली है क्या। सिंपल, एक अकाउंट की तरह इसमें भी 2 साइड होगी, वन इज अ डेबिट एंड सेकंड इज अ क्रेडिट। अब मैं सिर्फ 2 वर्ड में रिवैल्यूएशन अकाउंट को खत्म करता हूं, मेरे सिर्फ 2 वर्ड और रिवैल्यूएशन अकाउंट खत्म हो जाएगा। रीवैल्यूएशन का मतलब होता है री यानी फिर से, वैल्यूएशन करना। जब भी हम कोई नए पार्टनर को फॉर्म में लेंगे, या कोई पार्टनर रिटायर्ड होगा, या किसी पार्टनर का डेथ होगा, या पार्टनर्स के बीच में पीएनएल रेशियो चेंज होगा, तो उसके साथ सारी असेट्स, सारी लायबिलिटीज, सारे खर्चे, सारी जो भी लेन देन है उन सबको आपको रिवैल्यूएट करना है। और उस रिवैल्यूएशन के 2 रिजल्ट हो सकते हैं, या तो आपको रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, या तो दूसरा कुछ भी चेंज नहीं होगा। चेंज होगा तो आपको या तो उसकी कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा, या प्रॉफिट या लॉस होगा, या तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। और उसके बेस पे हमें यहां पे रिवैल्यूएशन बन जाएगा। आपको किसी भी तरह का प्रॉफिट हो या गेन हो तो कौन सी साइड रिकॉर्ड करना है? क्रेडिट साइड। और आपको किसी भी तरह का लॉस हो, ठीक है, किसी भी तरह का लॉस हो तो किस साइड रिकॉर्ड करना है? डेबिट साइड।
आपको किसी भी तरह का प्रॉफिट या गेन हो तो क्रेडिट साइड, आपको किसी भी तरह का लॉस हो तो डेबिट साइड। अब आप 12th में हो तो इतना तो आप ट्रांजैक्शन पढ़ के समझ ही सकते हो कि इससे मुझे प्रॉफिट हुआ या इससे मुझे लॉस हुआ। जैसे मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं, ये एसी जब मैंने नया लिया तब 50,000 का लाया था। अब अभी मैं उसकी रेवैल्यूएशन कर रहा हूं, मैंने अभी अभी उसकी एक्सचेंज वैल्यू निकाली तो मुझे दिखाई दे रहा है कि 10,000 रुपीज। अब बताओ प्रॉफिट या लॉस? लॉस। ठीक है। ये शॉप जब मैंने ली तब 12 लाख में ली थी, अब मैं जब इसको बेचने जा रहा हूं तो अभी 30 लाख बोल रहे। प्रॉफिट। समझ में आ रहा है? इसी तरह रिवैल्यूएशन होता है। ठीक है। मान लीजिए मुझे किसी को 20,000 देने थे, एक क्रेडिटर था मेरा जिसने मुझे 20,000 दिए थे, अब वो बोल रहा है सर आपसे पैसा नहीं लेना, जाने दो। प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट, क्योंकि अब मुझे उसको पैसे देने थे, वो मना कर रहा है नहीं चाहिए भाई। ठीक है। मुझे अचानक याद आ गया कि अरे 5,000 रुपीज रेंट देना बाकी है शॉप ओनर को। प्रॉफिट या लॉस? लॉस। खर्चा याद आ गया, अभी देना बाकी है। ठीक है। मुझे अचानक याद आएगा अच्छा इसकी फीस मिलनी बाकी है। प्रॉफिट। कुछ भी मिलना बाकी यानी इनकम याद आ जाए तो प्रॉफिट, खर्चा याद आ जाए तो लॉस। ठीक है। लायबिलिटी बढ़ जाए तो लॉस, असेट्स की वैल्यू बढ़ जाए तो प्रॉफिट, असेट्स की वैल्यू कम हो जाए तो लॉस। बस हो गया आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। और रिवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा इस साइड निकलेगा तो हम इसको बोलेंगे डिविजिबल प्रॉफिट, और अगर इस साइड निकलेगा तो हम बोलेंगे डिविजिबल लॉस। और इन दोनों को बांट देना है पार्टनर्स के बीच में इन देयर ओल्ड रेशियो। रिवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी लॉस होगा, वो ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में बटेगा। इज दैट क्लियर? चलिए अब मैं बताता हूं आपको दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मैंने बोला ना आपको पहले ही कि बोर्ड वाले आपके साथ वर्ड की गेम खेलेंगे, अगर वो गेम आपने नहीं समझी तो मिस्टेक होना ऑलमोस्ट श्योर है। ठीक है। अब कैसे समझिए, मैं एक एग्जांपल लेके यहाँ पे पूरा बोल सकते हो मैटर ही क्लोज कर देता हूं, पूरा मिस्टेक होने का चांस ही निकाल देता हूं। ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे एक रैंडम एग्जांपल ले रहा हूं, फिर हम तुरंत डायरेक्ट सम पे जाएंगे। ठीक है। चलिए सपोज मान लीजिए मेरे पास एक बिल्डिंग है, कितने रुपए की बिल्डिंग है? 2 लाख रुपए की। मान लीजिए मेरे पास एक 2 लाख रुपए की बिल्डिंग है। अब मैं दो तरह के एडजस्टमेंट लेता हूं, समझना ध्यान से। पहला, वैल्यू ऑफ बिल्डिंग डिक्रीज्ड अप टू ₹1,50,000। ये हो गया मेरा पहला एडजस्टमेंट। अब मैं इसी में दूसरा एडजस्टमेंट भी लेता हूं, फिर हम दोनों का डिफरेंस समझते हैं। वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, समझना ध्यान से, वैल्यू ऑफ बिल्डिंग डिक्रीज्ड बाय ₹1,50,000। अब मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों एडजस्टमेंट सेम है या आपको कुछ अलग दिख रहा है? बताओ। दोनों सेम दिख रहे हैं, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है। बोर्ड वाले आपके साथ यही गेम खेलने वाले हैं।
ध्यान से समझ लेना। मैंने पहले एडजस्टमेंट में लिखा वैल्यू ऑफ बिल्डिंग डिक्रीज अप टू ₹1,50,000 और दूसरे में लिखा वैल्यू ऑफ बिल्डिंग डिक्रीज बाय ₹1,50,000। ये अप टू और बाय वाली गेम समझ लेना तो रीवैल्यूएशन हो जाएगा। ठीक है, अब ये अप टू का मीनिंग क्या होता है और बाय का मीनिंग क्या होता है वो समझ लो। एक आपको हिंट ही बता देता हूं डायरेक्ट, जब भी एडजस्टमेंट में हमें अप टू बोला हो तो उसका मीनिंग होता है हमें एडजस्टमेंट की अमाउंट और बुक वैल्यू दोनों का जो डिफरेंस है उससे एड लेस करना है। और अगर एडजस्टमेंट में बाय बोला हो तो हमें पूरी अमाउंट से एड लेस करना है। कैसे समझो, इसका हम इफेक्ट कैसे देंगे वो समझाता हूं। मान लीजिए बिल्डिंग है, कितने का था बिल्डिंग था 2 लाख का। अब मुझे ऐसा बोला जा रहा है इस एडजस्टमेंट में कि बिल्डिंग की वैल्यू डिक्रीज का मतलब होता है कम करो। बिल्डिंग की वैल्यू कम करो, कहां तक? 1,50,000 तक कम करो। तो एक्चुअल में मुझे कम कितने करने? 50,000 कम करने। लेस डिक्रीज 50,000। तो अब वैल्यू कितनी बचेगी? तो बाहर निकलेगा 1,50,000। समझ में आया? तो अप टू का मतलब होता है वहां तक कम करना है या वहां तक बढ़ाना है। कंसेप्ट समझ में आ गया? वर्ड पढ़ना आ गया तो इजी है, लेकिन ये नहीं समझ में आया तो मेरी हिंट याद रखना, जब भी एडजस्टमेंट में अप टू दिया हो तब आपको एडजस्टमेंट की अमाउंट कितनी थी? 1,50,000 और बुक वैल्यू कितनी थी? तो दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? 50,000 से इफेक्ट देना है। समझ में आया? और अगर एडजस्टमेंट में बाय बोला हो, वैल्यू ऑफ बिल्डिंग डिक्रीज्ड बाय 1,50,000, यानी यहां पे बोला है 1,50,000 से कम करो, तक नहीं, से 1,50,000 से कम करो। तो बिल्डिंग क्या होगा? बिल्डिंग 2 लाख है, अब उसमें से मैं कम करूंगा डिक्रीज कितना? कितनी अमाउंट एडजस्टमेंट में दिया है उतना ही। तो अब बिल्डिंग कितना बचेगा? देख लो कितना बड़ा गैप आ रहा है एक वर्ड की वजह से। और मैंने पहले भी बताया है, पहले यूनिट से मैं बता रहा हूं कि बोर्ड के एग्जाम का पूरा गेम वर्ड का है। पहले भी हमने बहुत सारे वर्ड देखे ना। फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा बिगिनिंग ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ, बिफोर डिडक्टिंग द कमीशन, आफ्टर डिडक्टिंग द कमीशन। एक एक वर्ड से पूरा आंसर चेंज हो रहा है। सेम यहां पे भी है, अप टू और बाय। अप टू आएगा पूरा अलग उसका मीनिंग हो रहा है, बाय का मीनिंग पूरा अलग निकल रहा है। क्या हो रहा है कैसे हो रहा है मैंने बता दिया। फिर से एक बार हिंट याद कर लो, जब भी एडजस्टमेंट में अप टू आए तो एडजस्टमेंट की अमाउंट और बुक वैल्यू दोनों का जो डिफरेंस है उससे एंट्री करेंगे। और जब भी एडजस्टमेंट में बाय आए तो जो एडजस्टमेंट की अमाउंट है उसी से एडलेस करना है। इज दैट क्लियर? इतना आपने समझ लिया तो अब आगे आने वाला सम आपको पूरा आ जाएगा। ठीक है, तो अब पूरा एक सम में रिवैल्यूएशन का करवा रहा हूं, अब ध्यान से सीख लीजिए, समझ लीजिए। उसके बाद एक पूरा सम मैं आपको करने के लिए देने वाला हूं। ठीक है, इतना क्लियर है? लिखने की जरूरत है? समझ में आ गया? और रिवैल्यूएशन अकाउंट की एंट्री समझ में आ गई? हमें किसी भी तरह का प्रॉफिट या गेन होगा तो किस साइड रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट साइड। और किसी भी तरह का प्रॉफिट या लॉस होगा तो, प्रॉफिट या गेन होगा तो क्रेडिट साइड, लॉस होगा तो डेबिट साइड। चलिए ठीक है, अब बढ़ते आगे, आ जाते हैं सम पे। ये रहा हमारा सम। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है हमें इसमें। ठीक है, एक बार पूरा क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, ये आपकी बुक का सम नंबर है 10। चलिए अब सबका ध्यान यहाँ पे। राजेश, पुष्पा एंड प्रतिभा आर अ पार्टनर ऑफ श्रीनाथ जी ट्रेडर्स। हमें इनकी बुक में बनाना है इन द प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो ऑफ 2:3:1। The firm's balance sheet as on 31st 3 2017 is given the textbook
ऑन द डेट ऑफ द पार्टनर डिसाइड टू चेंज इन द प्रॉफिट लॉस रेशियो (1:1:1:1). इसका हमें कोई काम नहीं, हमें तो सिर्फ कौन सा रेशियो चाहिए, ओल्ड रेशियो। क्वेश्चन पढ़ते टाइम ही सब क्लियर हो जाना चाहिए। एंड टू रीवैल्यू द असेट्स एंड लायबिलिटी आर एज अंडर, और उन्होंने पूरी असेट्स एंड लायबिलिटी को रीवैल्यूट किया क्योंकि उनका रेशियो चेंज हो रहा था, उस पर्पज से उनको पूरा रिवैल्यूएशन करना पड़ा। यहाँ पे कुछ 7 एडजस्टमेंट दिए और नीचे हमें हमारा पूरा बुक बैलेंस दिया है कि हमारे पास कौन सी असेट्स और कौन वैल्यू थी, पूरा बैलेंस शीट दिया है। ठीक है, अब इसके ऊपर से हमें बनाना क्या है, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। ठीक है, चलिए तो फिर फटाफट ड्रॉ कर दीजिए रीवैल्यूएशन अकाउंट। शुरू करते हैं हमारा सब। चलिए ये हो गया आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट। दूसरा नाम क्या है इसका, याद रखना, एग्जाम में 1 मार्क्स में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, ये बन गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब करना क्या है, एक सिंपल सी बात याद रखो, पार्टनर कौन है और उनका ओल्ड रेशियो कितना है, हमें 3 ही चीजें पता होनी चाहिए। तो बताइए यहाँ पे पार्टनर कौन है, राजेश, पुष्पा, पुष्पा एंड प्रतिभा। ओल्ड रेशियो 2:3:1। हमें इनका सिर्फ ओल्ड रेशियो चाहिए, दैट्स इट। इसकी जरूरत हमें लास्ट में पड़ेगी, इसलिए मैं रेशियो यहीं पे मेंशन कर देता हूं। जो भी ओल्ड रेशियो आया हमें ऊपर मेंशन कर देना है, 2:3:1। अब एक एक एडजस्टमेंट पढ़ते जाएंगे, पढ़ने के बाद एड लेस देखेंगे, प्रॉफिट हो रहा है तो इस साइड और लेस हो रहा है तो इस साइड। चलिए रेडी, शुरू करते हैं। पहला एडजस्टमेंट क्या कहता है देख लो। फर्स्ट एडजस्टमेंट, पहला एडजस्टमेंट क्या कहता है देखो, वैल्यू ऑफ लैंड इज टू बी इंक्रीज्ड अप टू 2,50,000। कौन सा वर्ड आया, अभी मैंने यहां पे आपको समझाया, अंडरलाइन हो जाना चाहिए। द वैल्यू ऑफ लैंड इज टू बी इंक्रीज अप टू 2,50,000 एंड द बिल्डिंग वैल्यू इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 50,000। अप टू भी आ गया, बाय भी आ गया, बोला था ना मैंने, यही गेम खेलेंगे ये लोग। अब यहाँ पे देखो, सबका ध्यान यहाँ पे, बिल्डिंग लैंड कितनी है हमारे पास, हमारे पास लैंड है 1,80,000 और बोला क्या है उसकी वैल्यू बढ़ाओ, कहां तक, 2,50,000 तक बढ़ानी है। अब मुझे बताओ कितने अमाउंट से एंट्री करोगे, बोला ना मैंने अप टू आए तो एडजस्टमेंट के अमाउंट और बुक वैल्यू दोनों का डिफरेंस लेना है, तो 2,50,000 तक बढ़ानी है। 1,80,000 की वैल्यू ऑलरेडी है, उसको 2,50,000 तक बढ़ानी है, यानी 70,000 बढ़ाने हैं। और हर ऐड और लेस के बाद, हर इंक्रीज और डिक्रीज के बाद आपको एक ही क्वेश्चन पूछना है अपने आप से, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अब लैंड की वैल्यू 1,80,000 से 2,50,000 हो गई, 70,000 बढ़ गई, प्रॉफिट या लॉस। तो बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया, लैंड की वैल्यू 180 से 250 हो गई तो प्रॉफिट, प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड, प्रॉफिट है तो कौन सी साइड लिखेंगे हम, क्रेडिट साइड। लिखो लैंड कौन सी अमाउंट से लिखना है, जितना प्रॉफिट या लॉस हुआ वही अमाउंट से लिखना है, लैंड अकाउंट 70,000। चलिए करते जाइए साथ में, लैंड अकाउंट 70,000 और किसी की एंट्री नहीं करनी है, यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट या लॉस की अमाउंट ही आएगी। बढ़ रहा है, प्रॉफिट हो रहा है क्रेडिट साइड, लॉस हो रहा है डेबिट साइड। एडजस्टमेंट देखेंगे, बुक वैल्यू देखेंगे, दोनों का एडलेस करके देखेंगे क्या प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है और उसकी एंट्री कर देंगे।
यहां तक क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड एडजस्टमेंट। सेकंड एडजस्टमेंट में क्या बोला देखो, उसका आधा एडजस्टमेंट बाकी है अभी। बिल्डिंग वैल्यू इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 50,000, यानी बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ाओ और 50,000 से बढ़ाओ, 50,000 तक नहीं, 50,000 से। अब अंदर बिल्डिंग कितनी है? 3 लाख। 50,000 और बढ़ेंगे तो हो जाएगा 3,50,000। प्रॉफिट हुआ या लॉस? कौन सी साइड लिखोगे? क्रेडिट साइड लिखो। बिल्डिंग अकाउंट, अमाउंट कितनी? 50,000। जितना बढ़ा उतना अमाउंट लेना है। यहां तक क्लियर है? फर्स्ट एडजस्टमेंट हमारा हो गया। अप टू और बाय अब समझ में आ गया? अप टू बोले तो एडजस्टमेंट की अमाउंट और बुक वैल्यू दोनों का डिफरेंस लेके एड लेस करना है। बाय बोले तो जो अमाउंट एडजस्टमेंट में दी है उसी से एंट्री कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सेकंड एडजस्टमेंट क्या बोला है? वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी डिक्रीज अप टू ₹80,000। फिर से अप टू आया भाई। अब अंदर देखो मशीनरी कितनी है, अंदर मशीनरी है 1,20,000। ठीक है, और अब उसकी वैल्यू डिक्रीज करनी है कहां तक? तो कितने कम करने पड़ेंगे? 40,000 कम करने पड़ेंगे। अब एक ही क्वेश्चन पूछना है, मशीनरी की वैल्यू कम होगी, प्रॉफिट या लॉस? लॉस। लिखो यहां पे मशीनरी, लॉस है तो डेबिट साइड, मशीनरी अकाउंट। कितनी अमाउंट? 40,000। पूरा गेम वर्ड का है, बस क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना आ गया 95% वहीं पे आप जंग जीत गए। हो गया? चलिए आगे बढ़ते। एडजस्टमेंट नंबर 3, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 30%। क्या बोला मैंने? बाय आए तो जैसा बोला है उतनी अमाउंट से कर दो, यहां पे बोला है बाय 30%, तो 30% कम कर दो। इन्वेस्टमेंट कितना है देखो बुक में, उसका 30%, 12,000 कम करना है तो प्रॉफिट या लॉस? लॉस, तो लिख दो इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कितना कम हुआ? 12,000। जितनी अमाउंट एड या लेस हो रही है उसी से एंट्री करनी है। हो गया क्लियर? नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 4, क्या बोला है देखना, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स रिजर्व 20% एंड डिस्काउंट रिजर्व 5% इज टू बी मेड ऑन डेटर्स। प्रोविजन कीजिए डेटर्स पे 20% बैड डेब रिजर्व रखिए और 5% डिस्काउंट रिजर्व। अब यहां पे बच्चे गलती करेंगे, क्या करेंगे? वो डेटर्स के ही 20% और 5% कर देंगे। हम फाइनल अकाउंट में सीख क्या है कि वो उसका एक सीक्वेंस होता है, डेटर पे सबसे पहले बैड डेब कैलकुलेट होती है, उसके बाद जो अमाउंट आए उस पे बैड डेब रिजर्व, और उसके बाद जो अमाउंट आए उस पे डिस्काउंट रिजर्व गिनना होता है। तो इसकी आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी छोटी सी। अंदर देखिए डेटर्स कितने हैं, अब यहां पे समझिए, डेटर्स है 50,000। अब सबसे उसके ऊपर पहले क्या कैलकुलेट होगा? बैड डेब है नहीं, इसलिए बैड डेब रिजर्व। अगर बैड डेब होती तो पहले बैड डेब होता, लेकिन वो दिया नहीं है तो बैड डेब रिजर्व कितने परसेंट करना है? 20%। तो 50,000 का 20% यानी 10,000, माइनस करो 10,000 तो बचा। अब 5% 50,000 पे करोगे या 40,000 पे? 40,000 पे, यही ट्विस्ट था, याद रखना। तो माइनस डिस्काउंट रिजर्व 2,000, 5%,
कितना बचा डेटर्स अब 38,000। इतना बचा, उससे अभी हमें रिवैल्यूएशन के टाइम लेना देना नहीं है। हमारा बेड डेप कितना आया, बेड डेप रिजर्व 50,000 10,000 और डिस्काउंट रिजर्व कितना आया, तो हमें सिर्फ 10,000 और 2,000 से एंट्री करनी है और ये दोनों हमारे लिए लॉस है, क्योंकि बेड डेप रिजर्व यानी ऐसे ही अमाउंट जिसपे हमें लग रहा है कि पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो हमारे लिए रिस्क है वो। और डिस्काउंट रिजर्व यानी हमने डेटर्स को डिस्काउंट दिया, उसके लिए पैसे रखे, ये दोनों आएगा डेबिट साइड। लिख दीजिए बेड डेप रिजर्व $10,000, डिस्काउंट रिजर्व 2,000। चलिए क्लियर है, 10,000 और 2,000 कैसे आया, डायरेक्टली 5% मत कर देना, सीक्वेंस है तो लिख के पहले सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अमाउंट लाके फिर एंट्री करनी, और एंट्री सिर्फ जो ऐड हो रहा है लेस हो रहा है उसकी होगी। क्लियर है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, फिफ्थ एडजस्टमेंट, स्टॉक वैल्यू ऑफ 50,000 इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 20%। अब यहां पे स्टॉक कितने का है वो देखने की जरूरत ही नहीं है, हमें बोला है स्टॉक की वैल्यू 20% कम हो रही है, लेकिन कितने स्टॉक पे 15,000, तो जितनी अमाउंट पे एडलेस हो रहा है उसी पे गिनना है, तो 15,000 पे 20% करो, तो उसका मतलब स्टॉक की वैल्यू 3,000 कम हुई। अब स्टॉक की वैल्यू कम हो रही है, प्रॉफिट या लॉस, लॉस, लिख दो डेबिट साइड स्टॉक अकाउंट कितना 3,000। एडजस्टमेंट नंबर 6 क्या बोला है, an amount of ₹20,000 is not to be paid to creditor। कितने क्रेडिटर थे हमारे, हमारे क्रेडिटर यहां पे हमें दिख रहे हैं, क्रेडिटर हमारे थे 1,70,000, उसमें से 20,000 हमें देने हैं नहीं है, प्रॉफिट या लॉस, किसी को हमें पैसे देने थे अब नहीं देने हैं भाई, प्रॉफिट हो गया, तो लिखो क्रेडिटर 20,000, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर 7, ₹3,000 फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस and 2,000 for income receivable are not recorded in the books। समझना ध्यान से, 3,000 हमें कोई खर्चा देना था बाकी था वो याद आ गया, और 2,000 हमारी कोई इनकम मिलनी बाकी थी वो याद आ गई, तो खर्चा याद आ जाए तो लॉस, और इनकम मिलनी बाकी वो याद आ जाए तो प्रॉफिट। कर दीजिए एंट्री, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस डेबिट साइड $3,000 और रिसीवेबल इनकम 2,000। सम हो गया, खत्म, अब अकाउंट क्लोज करेंगे हम। चलिए करिए टोटल, क्रेडिट साइड का टोटल फिर डेबिट साइड का, देखना है कौन से साइड का ज्यादा आ रहा है, दोनों साइड निकल सकता है बैलेंस, क्रेडिट साइड निकले तो हम बोलेंगे डिविजिबल लॉस है, डेबिट साइड बैलेंस बचा
तो हम बोलेंगे डिविजिबल प्रॉफिट है। इसका कितना निकला? 1,42,000। अब इस साइड का कीजिए, 70,000। अब बताइए कम किस साइड का है? डेबिट साइड का। तो जहां पे कम है वहां पे राउंड ड्रॉ करके डिफरेंस लिख देंगे। बैलेंस निकला 72,000। इट इज कॉल्ड डिविजिबल प्रॉफिट। और ये हम बांटेंगे किसके बीच में? राजेश, पुष्पा एंड प्रतिभा। ओल्ड रेशियो में। रेशियो हमने ऑलरेडी लिख के ही रखा है क्योंकि हमें पता था यहाँ इसकी जरूरत पड़ेगी। बेच दो 2:3:1 में। $24,000। यहाँ पे जो ज्यादा अमाउंट है वो दोनों साइड टोटल में डाल दो। यहाँ पे हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया खत्म। हो गया। चलिए, तो यहाँ पे हमारा रिवैल्यूएशन होता है खत्म। फटाफट एक बार रिकैप कर लेते हैं। इस पूरे यूनिट में हमने देखा कि रिकंस्ट्रक्शन हो सकता है मेनली 3 रीजन से। या तो पार्टनर्स के बीच में पीएनएल चेंज हो, या तो नए पार्टनर का एडमिशन हो, या तो कोई करंट पार्टनर रिटायर्ड हो, या उसका डेथ हो। ठीक है, इन दिस 3 सिनारियोज हमें 3 चीजें ध्यान में लेनी है। जब भी पार्टनर के बीच में रिकंस्ट्रक्शन होगा तो पार्टनर्स का पीएनएल चेंज होगा। अब पीएनएल चेंज होगा तो कोई ना कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा या कोई ना कोई पार्टनर गेन करेगा। तो सेक्रीफाइस और गेन कैलकुलेट करना हमने सीखा। क्या था सेक्रीफाइस का फॉर्मूला? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। और गेन का फॉर्मूला क्या था? न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। तो हमने वो देखा और उसके सम किए। उसके बाद हमने देखा कि जब भी पार्टनर के बीच में रिकंस्ट्रक्शन होता है तब जो भी पुरानी रिजर्व होती है, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट होता है, वो पार्टनर बांट लेते हैं। कैसे बांटते हैं? ओल्ड पार्टनर उसको बांटते हैं इन द ओल्ड रेशियो में। तो उसको बांटना हमने सीखा। वहां पे एक पॉइंट मस्ट था कि आपको गलती करने के लिए रिजर्व की जगह पे बीच में लायबिलिटी दे देंगे। ऐसी लायबिलिटी जो सुनने में रिजर्व लगती है, जैसे प्रॉफिट शेयरिंग फंड है, प्रोविडेंट फंड है, तो वो आपको बांटना नहीं है। और तीसरा आज हमने देखा रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि रिवैल्यूएशन होगा सारी असेट्स का, सारी लायबिलिटी का। तो उसको रिवैल्यूएट करते टाइम अगर आपको किसी भी तरह का प्रॉफिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड, और किसी भी तरह का लॉस हो रहा है तो डेबिट साइड। इसमें बोर्ड वाले आपके साथ अप टू या बाई की गेम खेल सकते हैं, तो वो भी मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया। इज दैट क्लियर? तो हमारा पूरा रिकंस्ट्रक्शन चैप्टर 3 लेक्चर में यहाँ पे फिनिश्ड होता है। प्रैक्टिस अब आपको करते रहना है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एडमिशन स्टार्ट करेंगे। इज दैट क्लियर? चलिए, अब आपको मैं एक और सम देता हूं जो आपको करना है अभी। ठीक है, और वो है सम नंबर वो है आपका ये सम नंबर 11। इसको आप प्रैक्टिस करना। ठीक है, और इसमें कोई कुछ भी डाउट आए तो मुझे बता देना, और अगर आप ऑनलाइन देख रहे हो तो कमेंट कर देना। ठीक है, तो ये सम आपको करना है, प्रैक्टिस करना। एक सम नंबर 11 है और एक सम नंबर 13 है। ये 2 सम आपको करने हैं होमवर्क में, याद रखना। सम नंबर 11 और 13, ये दोनों आपको कैसे, कहां पे करने हैं? होमवर्क में करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा रिकंस्ट्रक्शन खत्म। अब मिलेंगे एडमिशन में।